नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। भाई आज का ये टॉपिक है ना, बहुत ही ज़्यादा बेसिक टॉपिक है। कोई भी आप मैनेजमेंट रिलेटेड कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं या कोई कोर्स चूज़ करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट में काम क्या होता है, उनके क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो लास्ट तक देखना इस वीडियो को ताकि आप समझ पाएँ क्या फंक्शंस होते हैं किसी भी एक मैनेजमेंट के, और समझ में आ ही जाएगा टॉपिक मस्त। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फंक्शन से। यहाँ पे बेसिक 5 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, मतलब होते तो और भी फंक्शंस हैं लेकिन यहाँ पे 5 फंक्शंस है ना, बेसिक फंक्शंस या मेन फंक्शंस माना जाता है मैनेजमेंट के। क्या वो 5 फंक्शंस होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब ये 5 फंक्शंस कोई भी एक मैनेजमेंट में होने ही होने चाहिए। ये मस्ट हैव फंक्शंस होते हैं किसी भी एक मैनेजमेंट में। तो स्टार्ट कर लेते हैं हमें प्लानिंग से। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं गया हूं इस वीडियो में, लेकिन इतना मैंने लिख दिया है या इतना मैंने समझा दिया है कि आप एग्जाम में जाके अगर वो चीज़ लिख दोगे ना तो एग्जामिनर आपके मार्क्स नहीं काट सकता। ये जो भी चेकर है, पेपर चेक करने वाला, वो आपके मार्क्स नहीं काट सकता। तो स्टार्ट करते हैं भाई प्लानिंग के साथ। प्लानिंग में बताया गया है, प्लानिंग इज अ मेंटल प्रोसेस रिक्वायरिंग फोरसाइट एंड साउंड जजमेंट। इट इन्वॉल्व्स द लेइंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड डिटरमाइनिंग द कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। अब प्लानिंग को एक मेंटल प्रोसेस बताई गई है। यहाँ पे कोई रिटर्न वर्क वगैरह ज़्यादा नहीं होता है। यहाँ पे मेंटल प्रोसेस, उसमें सोच विचार करने वाली प्रोसेस। कि प्लानिंग में हम सोच विचार करते हैं, जिसमें फोरसाइट मतलब सोच विचार करने की क्षमता हो, या साउंड जजमेंट कोई भी एक डिसीजन लेने की, जज करने की क्षमता हो, वो आता है सब प्लानिंग में। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स लेइंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड डिटरमाइनिंग द कोर्स ऑफ एक्शन। अभी प्लानिंग के अंदर क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका ऑब्जेक्टिव क्या, वो हम अचीव करने वाले हैं उस ऑर्गेनाइजेशन से, और कोर्स ऑफ एक्शन कैसे अचीव करने वाले हैं उस ऑब्जेक्टिव को। ठीक है, ये सारा हम करते हैं प्लानिंग के अंदर। प्लानिंग बहुत स्टार्टिंग फेज होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या मैनेजमेंट में, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी फेज़ होता है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेज़ होता है। इसमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए या बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए प्लानिंग फेज़ में। ठीक है, क्योंकि प्लानिंग से ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड होंगे, उसी से आपकी ऑर्गेनाइजेशन को पता चलेगा कि क्या बनने वाली है आगे ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्जेक्टिव्स हैव टू बी क्लैरिफाइड बिफोर टेकिंग एनी अदर डिसीजन। अभी कोई और डिसीजन लेने से पहले प्लानिंग में हम ऑब्जेक्टिव्स क्लैरिफाई कर लेते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को करना क्या है। ठीक है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव होगा, कहाँ तक उसको जाना है। दे प्रोवाइड द बेसिस फॉर द फ्यूचर एंड इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस विद द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। अब ऑब्जेक्टिव क्या करते हैं फ्यूचर के लिए, कि हमें फ्यूचर में काम क्या करना है, उसके लिए हमें क्या करते हैं, वे प्रोवाइड करते हैं। हमें क्लियर होगा ना कि हमें करना क्या है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, तो हमें फ्यूचर क्लियर होगा ऑर्गेनाइजेशन का कि कैसे कैसे करना है, कैसे उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना है, और क्या क्या हमारे प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स होंगे। और क्या बताया गया है, प्लानिंग इज बेस्ड ऑन फ्यूचर सिचुएशंस एंड इज अ मस्ट एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अभी प्लानिंग क्या है, फ्यूचर के ऊपर डिपेंड करती है कि हम फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, वो आता है सारा प्लानिंग के अंदर। और ये सारे लेवल्स पे होना चाहिए प्लानिंग के लिए, कि प्लानिंग में सब लेवल के बारे में हमें सोचना चाहिए, चाहे वो टॉप लेवल हो मैनेजमेंट का, मिडिल लेवल हो, या ऑपरेटिंग लेवल या सर्विस लेवल जिसमें सबॉर्डिनेट्स आते हैं। ठीक है, तो सारे लेवल पे हमें प्लानिंग करनी चाहिए, या प्लानिंग करते टाइम हमें सारे लेवल्स के बारे में सोचना चाहिए। तो ये तो होता है प्लानिंग। और क्या बोला गया है प्लानिंग के बारे में, द सक्सेस ऑफ अ प्लान लाइज इन द मैनेजर्स एबिलिटी टू फोरकास्ट फ्यूचर सिचुएशंस करेक्टली एंड एक्यूरेटली। अभी किसी भी एक प्लान का मतलब हम प्लान कर रहे हैं ना कुछ भी, तो वो डिपेंड करता है कि मैनेजर्स या जो जो वो बंदा प्लान करता है उसकी एबिलिटी कितनी है फ्यूचर को देखने की। क्योंकि हम प्लान तो फ्यूचर के हिसाब से ही कर रहे हैं ना, कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो मैनेजर की कितनी एबिलिटी है, कितनी क्षमता है वो फ्यूचर को देख पाए करेक्टली या एक्यूरेटली। ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है प्लान का सक्सेस। द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग दस इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज। अब प्लानिंग प्रोसेस में बहुत सारी एक्टिविटीज आती हैं। क्या आती हैं एक्टिविटीज, कैसे हम प्लान करते हैं कुछ भी। लेइंग डाउन ऑब्जेक्टिव्स, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले सोच लो कि हाँ भाई ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के। जैसे मैं कल को कोई एक फर्म स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मेरी फर्म का क्या ऑब्जेक्टिव होगा, क्या मैं उसके प्रोडक्ट्स बनाऊंगा तो ऑब्जेक्टिव क्या रखूंगा मैं अपना, कि कितनी सेल लेके आनी है मेरे को एक महीने में, कितने प्रॉफिट्स बनाने हैं, ये सारे मान लो ऑब्जेक्टिव्स होंगे। ठीक है, तो उसको पहले तो सोच लो सारे ऑब्जेक्टिव्स जो भी हो सकते हैं। सेकंड है डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमिसेस, कि अब उस ऑब्जेक्टिव के बारे में क्या क्या सोचना है हमें, कि मतलब एक प्लानिंग का माहौल सा बनाना है एक तरह से। मान लो पहले हमने ऑब्जेक्टिव्स ले डाउन कर लिए सारे, कि ये सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। अभी उसके लिए प्लानिंग का माहौल बनाओ कि हाँ भाई इस ऑब्जेक्टिव के बारे में और सोचना कि ये अचीवेबल है कि नहीं है, और सारी चीज़ें। अभी आपने क्या किया, कंपनी में प्लानिंग का माहौल तो क्रिएट कर लिया कि हमारी ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसके लिए हमें प्लानिंग करनी है। लेकिन थर्ड स्टेप में हम ये देखेंगे सर्चिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन,
कि उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें क्या क्या एक्शन लेने हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हमें अपने सामने रखने पड़ेंगे कि हम ये भी कर सकते हैं, ये भी प्लान हमारा हो सकता है, ये भी प्लान हो सकता है। ऑलराइट, फोर्थ स्टेप आ जाता है, एक बार हमें ऑल्टरनेटिव्स मिल गए तो उस सारे ऑल्टरनेटिव को इवेल्युएट करना, इवेल्युएशन ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव्स एंड फॉर्मुलेशन ऑफ अ प्लान। अब सारे ऑल्टरनेटिव को बारी बारी से देखना, हाँ भाई इससे हो सकता है क्या हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव, इससे हो सकता है क्या, इससे हो सकता है क्या, ठीक है। तो उसके बाद उन सारे ऑल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करके उसके बाद एक प्लान बनाना कि हाँ भाई अगर इन दोनों ऑल्टरनेटिव्स को हम यूज़ करें तो हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकता है, उसके हिसाब से हमारा पूरा प्लान को डिस्कस करना। यह आ जाता है फोर्थ में। फिफ्थ में आ गया भाई हमने प्लान बना लिया है, ठीक है। फोर्थ स्टेप में हम प्लान बना चुके हैं कि हाँ भाई ये हमारा प्लान होने वाला है। अब उस प्लान को फॉलो करने के लिए उसके पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स को डिसाइड करना कि हाँ भाई हमारी ये ऑब्जेक्टिव थे, उसके हिसाब से हमने ये प्लान बनाया। अब इस प्लान के मुताबिक अगर हम चलते हैं तो हमें क्या क्या पॉलिसीज़ फॉलो करनी पड़ेगी, क्या क्या हमारी मर्यादाएं होंगी जिसको हम नहीं क्रॉस कर सकते, या क्या क्या हमारे मतलब पॉलिसीज़ होंगी। पॉलिसीज़ समझ रहे हो ना यार तुम, ऑर्गेनाइजेशन का टर्म है पॉलिसीज़। पॉलिसीज़ का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन की कुछ गाइडलाइंस होती हैं, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी फिफ्थ स्टेप में। लास्ट हो जाता है यहाँ पे प्रिपेयरिंग स्केड्यूल्स, प्रोग्राम्स एंड बजट्स। अब प्लान बना लिया, हमें पता चल गया ऑब्जेक्टिव क्या है, उस हिसाब से हमने प्लान बना लिया, हमारी पॉलिसीज़ क्लियर हैं, सारी प्रोसीजर क्लियर है कि कैसे करना है। अब उसका स्केड्यूल तय करना कि कब कब हमें काम करना है, प्रोग्राम्स क्या क्या होंगे, उसके अंदर क्या क्या काम करना है हमें, और बजट्स क्या क्या होंगे। बजट्स बहुत ज़रूरी होता है भाई किसी भी चीज़ में, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है अंधा पैसा उड़ा देना है, अंधे रिसोर्सेज उड़ा देने हैं उस प्लान में, नहीं भाई। हमें बजट अपना डिसाइड करना पड़ेगा पहले ही, स्केड्यूल डिसाइड करना पड़ेगा, प्रोग्राम डिसाइड करना पड़ेगा, तभी हम अपने एक प्लान को एग्जीक्यूट कर पाएंगे या अपने प्लान के हिसाब से हम काम कर पाएंगे। तो ये होता है प्लानिंग, ठीक है। सेकंड यहाँ पे फंक्शन हो जाता है मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजिंग। अब प्लान तो हमने कर लिया सब कुछ कि कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे क्या क्या करना है, ठीक है, कब कब क्या करना है, ये सारी चीज़ें हमने डिसाइड कर ली प्लान में। ऑर्गेनाइजिंग में क्या है, वंस प्लानिंग इज इफेक्टेड द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। It is an important activity by which management brings together the manpower and material resources for the accomplishment of predetermined goals. अब एक बार प्लानिंग हमने कर ली ना, उसके बाद जो भी ऑर्गेनाइजेशन में बंदे हैं उनको ऑर्गेनाइज करना है, जो भी बंदे होने वाले हैं, या तो क्योंकि हमने प्लानिंग की तो उसके बाद हमें क्या करना है, उसको ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज क्यों करना है, मतलब जैसे कि बंदे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उनको पता ही नहीं है उनको क्या करना है, तो फिर हो जाएगा प्लान से सब कुछ तो हो नहीं जाएगा। उनकी भाई रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिसाइड करो, ठीक है। उनके रिसोर्सेज डिसाइड करो कि हाँ भाई आप इतने रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हो, आप इतने रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हो। ये सारी चीज़ें क्या है ऑर्गेनाइजिंग में हम डिसाइड करेंगे। Organization is a process of establishing relationship among the members of the organization. This relationship is created in the form of authority and responsibility. ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम रिलेशनशिप तय करते हैं मेंबर का और ऑर्गेनाइजेशन के, कि जो बंदे हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो काम क्या करेंगे, किस लेवल पे काम करेंगे, कितने रिसोर्सेज यूज करेंगे, ठीक है। अब ये जो रिलेशनशिप हम बनाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या होगा, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बेसिस पे होगा। अथॉरिटी का मतलब उसको कितना उसका क्या है, हक है उसका, कितना अथॉरिटी है उसको काम करने की, तो वो अथॉरिटी हो गई। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी अधिकार से तो हो नहीं जाएगा भाई, उसको अथॉरिटी दे दो कि आप ये कर सकते हो, उससे तो हो नहीं जाएगा। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तय करनी पड़ेगी कि हाँ भाई अगर ये काम नहीं हुआ तो भाई हम तो आपको पकड़ेंगे, हम आपसे पूछताछ करेंगे कि क्यों नहीं हुआ, आप आंसरेबल हो गए इस चीज़ के लिए। तो ये सारी चीज़ें डिसाइड करना ही ऑर्गेनाइजिंग होता है या ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। और क्या बताया गया इसमें, each member in the organization is assigned a specific duty to perform and granted the corresponding authority to do it. अब हर एक बंदे को एक ड्यूटी दी जाती है कि हाँ भाई आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, ठीक है। अब उसके बाद उसको अथॉरिटी मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर उसको बोल दिया जाएगा आपको ये काम करना है, कल को उसको कोई काम करने ही नहीं दे रहा है, ये बोल रहा है कि भाई तू तेरे बस की है नहीं तो छोड़ दे, या आपको इस चीज़ की परमिशन नहीं है, तो उसको उसके कॉरस्पॉन्डिंग अथॉरिटी दी जाती है कि हाँ भाई आपको ये काम करना है और आपको इस चीज़ की अथॉरिटी है, आपको इस चीज़ का अधिकार है कि आप ये काम कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसी को बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग दस इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। अब ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस में ये सारी एक्टिविटीज़ आती हैं। आइडेंटिफाइंग द एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। अभी जो भी ऑब्जेक्टिव हमने डिसाइड किया है प्लानिंग फेज में, उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, उसमें क्या क्या हमें काम करने हैं, वो सारा कुछ डिसाइड करना है पहले ही
कि हाँ भाई ये काम है इसके अंदर इस प्लान के मुताबिक। सेकंड आ गया ग्रुपिंग द एक्टिविटीज इनटू अ लॉजिकल पैटर्न। अब उन एक्टिविटीज़ को एक लॉजिकल पैटर्न में ताकि वो करी जा सकें, क्योंकि प्लानिंग में तो भाई हमने ऐसे ऐसे करी होंगी ना कि उसको करने के हिसाब से नहीं करी होंगी, प्लान करने के हिसाब से वो एक्टिविटीज़ होंगी। लेकिन ऑर्गेनाइजिंग में क्या है, उसको क्योंकि अभी हमें करना है, करके दिखाना है, ठीक है, उसको एक्शन में लेके आना है, तो उस हिसाब से उसको क्या करना है, ग्रुप करना है एक्टिविटीज़ को। नेक्स्ट आ गया असाइनिंग द एक्टिविटीज़ टू एम्प्लॉयज़। अभी एक बार उसको लॉजिकल वे में लिख लिया आपने उन एक्टिविटीज़ को जो भी हमने प्लानिंग में डिसाइड करी थी, तो उसके बाद उनको एम्प्लॉयज़ को देना कि हाँ भाई ये सारी एक्टिविटीज़ हैं, ये आप इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगे, आपकी ड्यूटी ये होगी, आपकी ड्यूटी ये होगी, तो ये सारा कुछ करना। फोर्थ आ गया डेलीगेटिंग अथॉरिटी एंड फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बहुत ज़रूरी पार्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस में, ठीक है, कि उस बंदे को अथॉरिटी दो उस चीज़ को करने के लिए। अगर आपने उसको कोई ड्यूटी दी है तो उसकी अथॉरिटी होनी चाहिए उसको, ठीक है। कल को एक मैनेजर की आपने ड्यूटी दी है एक बंदे को, लेकिन उस बंदे को उस चीज़ की अथॉरिटी नहीं दी है, ठीक है, मान लो उसकी पोजीशन ही नहीं है, वो पोजीशन से एम्प्लॉय है। जैसे मान लो मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक सबॉर्डिनेट हूँ, बहुत लो लेवल पे एम्प्लॉय हूँ, लेकिन मेरे को मैनेजर की ड्यूटी दी हुई है, तो क्या मैं मैनेजर का काम कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे को उस चीज़ की अथॉरिटी नहीं है, समझ रहे हो। तो मेरे पास मैनेजर की पोस्ट होनी चाहिए उस काम को करने के लिए। एंड फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मैंने वो काम नहीं किया या सही से किया तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैं होऊंगा, ठीक है, और कोई नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। लास्ट आ जाता है इसके अंदर कोऑर्डिनेटिंग द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप ऑफ वेरियस एक्टिविटी। अभी ऐसे ही अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप को वेरियस एक्टिविटीज़ के साथ कोऑर्डिनेट करना कि हाँ भाई इसकी ये अथॉरिटी है, इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी अथॉरिटी है, इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसे ही सब कुछ बांटना ऑर्गेनाइजेशन में, एक तरह से काम बांटना कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ये ड्यूटी है, आपको ये इस चीज़ की अथॉरिटी है, इस चीज़ की अथॉरिटी नहीं है, लेवल्स डिसाइड करना, ये जो भी आप कह लो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, ठीक है। तो ये तो था ऑर्गेनाइजिंग, सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड होता है यहाँ पे स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है आपका बंदों को लगाना काम के ऊपर, ठीक है। स्टाफिंग इज कंसीडर्ड एज अ सेपरेट फंक्शन इन व्यू ऑफ द नीड टू एम्प्लॉय द राइट टाइप ऑफ पीपल एंड डेवलप देम फॉर वेल बीइंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब स्टाफिंग के अंदर यही है, सी सेपरेट फंक्शन माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, राइट टाइप ऑफ पीपल, मतलब सही तरीके के बंदे को सही काम पे लगाना, ये होता है स्टाफिंग। राइट टाइप ऑफ पीपल टू द राइट टाइप ऑफ जॉब, जो उसके लिए फिट हो जॉब उस बंदे के लिए, उस पर उसको लगाना ही होता है स्टाफिंग, ठीक है। जो हमें किया जाता है किसके लिए, उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वेलबींग हो या ऑब्जेक्टिव्स पूरे हों। द स्टाफिंग इन्वॉल्व्स मैनिंग ऑफ पोजीशन क्रिएटेड बाय ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, इट कंसर्न विद द ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अभी भाई इसलिए बोला जाता है कि स्टाफिंग के अंदर क्या है, जो हमने पोजीशंस बनाई थी ना अभी से पहले हमने क्या पढ़ा है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस पढ़ा है, उसके अंदर हमने लेवल्स डिसाइड कर दिए, अथॉरिटी डिसाइड कर दी, ड्यूटीज डिसाइड कर दी, लेकिन उस ड्यूटी को करने के लिए बंदे भी तो होने चाहिए ना। तो उस बंदे को मतलब उस ड्यूटी के लिए या उस पोजीशन के लिए बंदे लेके आना या बंदों को उस पोजीशन पे बिठाना ही स्टाफिंग होता है, ठीक है। तो ये ह्यूमन रिसोर्सेज से कंसर्न होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी ह्यूमन रिसोर्स है ना, उससे कंसर्न होता है स्टाफिंग वाला जो है। द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग दस इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। स्टाफिंग प्रोसेस में बहुत ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। मैन पावर प्लानिंग, दैट इज डिटरमाइनिंग द नंबर एंड काइंड ऑफ पर्सनल रिक्वायर्ड, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी ड्यूटीज़ होती है, बहुत सारी पोस्ट होती हैं, उसके लिए मैन पावर प्लानिंग करनी पड़ती है। इन फ्यूचर के लिए भी कर सकते हैं हम इसको, जैसे कि हमने हमारे मैन पावर पूरे हैं, लेकिन इन फ्यूचर हम अगर कोई स्ट्राइक कर दे या कोई ले ऑफ ले ले या कोई किसी को हमें टर्मिनेट करना पड़ जाए, तो उसके लिए मैन पावर प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। काम नहीं रुकना चाहिए भाई, समझ रहे हो। सेकेंड है रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सनल। अभी प्लानिंग कर ली, उसके बाद रिक्रूटमेंट भी तो करेंगे, बस प्लानिंग करके ऑफिस में तो बैठ नहीं जाएंगे ना, उससे तो बंदे आएंगे नहीं, तो उसके बाद रिक्रूटमेंट करनी पड़ती है, उसके लिए अलग प्रोग्राम्स होते हैं, इंटरव्यू वगैरह शेड्यूल कराने पड़ते हैं, और भी बाकी सारी चीज़ें हैं। थर्ड है सिलेक्शन ऑफ द मोस्ट सूटेबल पर्सनल। अभी रिक्रूटमेंट कर दी, बंदे आगे भाई अप्लाई कर दिया, बंदों ने अप्लाई किया है, बस उनको अभी सेलेक्ट नहीं किया है, तो थर्ड स्टेप में क्या करेंगे हम, सिलेक्शन ऑफ द मोस्ट सूटेबल पर्सनल। पर्सोनल का मतलब भाई वही होता है एक तरह से, जो बंदे अप्लाई करते हैं, जो कैंडिडेट्स हैं एक तरह से, या जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को भी पर्सोनल बोला जाता है, मतलब एक तरह से ह्यूमन रिसोर्स जो भी होता है वो सारा होता है पर्सोनल। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। अभी एक बार सिलेक्शन हो गया उनका, तो उसके बाद उनको जॉब देना, जॉब के लिए प्लेसमेंट करना, ये भाई ये आपकी जॉब है, इसके लिए आप प्लेस हो, और उनकी ओरिएंटेशन करना, उस जॉब के बारे में उनको बताना, ठीक है, एक तरह से ट्रेनिंग देना, एक तरह से ट्रेनिंग नहीं होता, एक तरह से ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। अब ओरिएंटेशन में तो उस जॉब के बारे में एम्प्लॉयज़ को बता दिया, उसके बाद होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कि उस जॉब के लिए उस बंदे को तैयार करना, ठीक है।
सिक्स्थ है प्रॉपर इवेल्युएशन ऑफ एम्प्लॉयज़। अभी उसको भाई जॉब पे लगा दिया है, लेकिन उसका डे बाय डे या मंथ बाय मंथ या बीच में कभी इवेल्युएट करना चाहिए उस एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय काम कैसा कर रहा है, ठीक है। लास्ट है ट्रांसफर, प्रमोशन, टर्मिनेशन एंड ले ऑफ एम्प्लॉयज़। अभी भाई इवेल्युएट करने के बाद ये तो है नहीं उसके लिए कुछ करोगे नहीं। अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उसको प्रमोट करना, अगर वो उस स्किल में अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उसको ट्रांसफ़र करना किसी और स्किल में, या उसको टर्मिनेट करना अगर वो ज़्यादा ही बेकार काम कर रहा है, या उसको मतलब ऐसा बिहेवियर है उसका कि उसको टर्मिनेट करना पड़ गया तो उसको टर्मिनेट करना, या उसको ले ऑफ करना, ठीक है। ले ऑफ का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि उसको कुछ समय के लिए काम से निकालना, ठीक है। तो वो हो गया, ये सारा आ जाता है स्टाफिंग के अंदर। यहाँ पे सारा HR वगैरह का काम आ जाता है स्टाफिंग में। ये तो था स्टाफिंग। अभी नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे डायरेक्टिंग। अभी भाई आपने क्या कर लिया, प्लान बना लिया, ड्यूटीज़ डिसाइड कर ली, स्टाफ बंदे लगा दिए काम पे। अभी क्या करोगे भाई, बंदों को कोई ना कोई परेशानी आएगी कभी ना कभी, या बंदों को मोटिवेट करके रखना पड़ेगा ताकि वो काम करते रहें। ये सारा जाता है डायरेक्टिंग में। आइए पढ़ लेते हैं। Directing is otherwise called management in action. It is concerned with the actuating of members of organization for the accomplishment of enterprise goals. अभी डायरेक्टिंग में क्या है, मैनेजमेंट इन एक्शन, कि मैनेजमेंट को असली काम करना होता है। इसके अंदर असली काम यहाँ पे शुरू हो जाता है मैनेजमेंट का, ठीक है। मैनेजमेंट को क्या करना पड़ता है, मेंबर्स जो है ना ऑर्गेनाइजेशन में, उनको क्या एक्चुएट करना पड़ता है, उनको प्रेरित करना पड़ता है, उनको मोटिवेट करना पड़ता है, ताकि एंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स जो हैं वो आराम से अचीव हो पाए, अकम्प्लिश हो पाए, ठीक है। तो ये हो जाता है डायरेक्टिंग में। डायरेक्टिंग मीन्स मूविंग टू एक्शन एंड सप्लाइंग सिमुलेटिव पावर टू द ग्रुप, ठीक है। मूविंग टू एक्शन के अभी एक्शन में काम, भाई काम शुरू हो जाएगा अब, ठीक है। ये आ जाता है डायरेक्टिंग में। और क्या बोला गया डायरेक्टिंग में, डायरेक्टिंग दस इन्वॉल्व्स इशूइंग इंस्ट्रक्शन टू सबॉर्डिनेट, गाइडिंग, मोटिवेटिंग एंड सुपरवाइजिंग देम। अभी सबॉर्डिनेट्स के लिए इंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं कि हाँ भाई ये आपके काम है, ऐसे ऐसे आपको ये काम करने हैं, और कैसे कैसे उनको गाइडेंस कैसे कैसे प्रोवाइड करनी है, कि क्या आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो उसके लिए उनको गाइडेंस प्रोवाइड करना, उनको डे बाय डे मोटिवेट करते रहना कि हाँ भाई वो काम करते करते बोर ना हो जाए, उनको सुपरवाइज करना, ठीक है, कि वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ऐसी सब चीज़ें करना। ये सारा आ जाता है डायरेक्टिंग के अंदर, कि उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करना कि हाँ भाई आपको इधर जाना है। नेक्स्ट आ जाता है कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग के अंदर क्या होता है, ये लास्ट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या होता है देख लेते हैं। नाम से वैसे पता चल रहा है कि हाँ भाई जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कंट्रोल करना है एक तरह से, या एम्प्लॉयज़ या जो भी काम हो रहा है मैनेजमेंट में उसको कंट्रोल करना। अब कैसे कंट्रोल करना है ये तो पढ़ के पता चलेगा। कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सीइंग वेदर द एक्टिविटीज़ हैव बीन परफॉर्म्ड इन कन्फर्मिटी विद द प्लान्स। कि कंट्रोलिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम ये देखते हैं कि जो एक्टिविटीज़ हैं या जो भी काम हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, वो प्लान्स के हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। जो भी हमने प्लान डिसाइड किया था उसके हिसाब से वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इट हेल्प्स द मैनेजमेंट टू गेट इट्स पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेड एंड टू टेक करेक्टिव एक्शंस इफ परफॉर्मेंस इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स। अब कंट्रोलिंग के अंदर क्या है, मैनेजमेंट अगर कोई अपनी नई पॉलिसी लेके आ रहा है तो उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है आराम से। अब वो ये भी चेक कर सकता है कि परफॉर्मेंस भाई सही से आ पा रही है कि नहीं आ पा रही है। जितना हमने ऑब्जेक्टिव्स में डिसाइड किया था कि हमारी यही ऑब्जेक्टिव है, उसके हिसाब से उसकी परफॉर्मेंस है कि नहीं है ऑर्गेनाइजेशन की। अगर नहीं है तो करेक्टिव एक्शंस लेना, ये सारा आ जाता है कंट्रोलिंग में। और क्या बताया गया इसमें, कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट द एग्रीड स्टैंडर्ड्स विद अ व्यू टू इंश्योरिंग सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस। अब कंट्रोलिंग के अंदर भाई अब तक यही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कंट्रोलिंग में चेक करना एक तरह से कि परफॉर्मेंस जो है, एक्चुअल जो परफॉर्मेंस दे रहा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन या जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, वो एग्रीड स्टैंडर्ड्स जो प्लान के हिसाब से स्टैंडर्ड सेट किए हुए थे उसके हिसाब से है कि नहीं है, और उसको इंश्योर करना कि भाई वो सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस बन सके। ये सारा आता है कंट्रोलिंग में। बस चेक ही नहीं करना है, उसके लिए एक्शंस भी लेने हैं कि हम कैसे उसको सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस बना सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग दस इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग। अब प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। क्या क्या आती हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर मेजरिंग वर्क परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड्स तय करना, कंट्रोलिंग के अंदर स्टैंडर्ड्स बनाना कि हाँ भाई ये हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, ये हमारे गोल्स हैं। मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो तो आपको एक टारगेट मिलता है, तो कंट्रोलिंग के टाइम पे वो टारगेट्स ले लेंगे, हाँ भाई ये हमारे टारगेट्स थे, ठीक है। सेकेंड है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। अभी टारगेट्स ये थे, एक्चुअल जो एम्प्लॉयज़ ने परफॉर्मेंस मीट की है वो सारी एक जगह लिख लेंगे कि एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, कितना एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, वो सारा मेजर करना। कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स। अभी जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस है एम्प्लॉयज़ की, उनको टारगेट्स के साथ मैच करो कि हाँ भाई ये एम्प्लॉयज़ ने अचीव किया है लेकिन टारगेट तो इतना है, ठीक है। अगर अचीव किया है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं किया है, फाइंडिंग वेरियंस बिटवीन द एक्चुअल एंड द स्टैंडर्ड
एंड द रीज़न फॉर द सेम। अभी क्या है, वेरिएंस देखना कि हाँ भाई इतना टारगेट था, एम्प्लॉयज़ ने इतना ही अचीव किया है, तो क्यों किया है, ठीक है। वो फाइंड करना, पहले तो वेरिएंस फाइंड करना है कि कितना वेरिएंस है, और उसके बाद उनका रीज़न देखना कि ऐसा क्यों हुआ, कि मतलब किस रीज़न की वजह से हुआ। क्या उनका वर्क एनवायरनमेंट ऐसा था, क्या उनको प्रॉपर मोटिवेशन नहीं मिला, क्या उनको काम करने का मन नहीं कर रहा है, क्या मॉनेटरी कुछ दिक्कतें आ रही हैं, ऐसी सारी चीज़ें उनका रीज़न पता लगाना। और लास्ट में टेकिंग करेक्टिव एक्शंस टू इंश्योर अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। अभी उसके बाद करेक्टिव एक्शन लेना कि उस चीज़ को सॉल्व किया जाए ताकि ऑब्जेक्टिव जो है आराम से अचीव हो पाए, जो भी टारगेट है नेक्स्ट टाइम से एम्प्लॉयज़ क्या है अचीव कर पाए। तो ये सारा आ जाता है कंट्रोलिंग के अंदर। तो अभी तक हमने पढ़ा क्या, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो सारी चीज़ें तो अच्छी से समझ में आ गई होंगी। प्लानिंग्स में हम भाई प्लान बना लेते हैं, उसको प्लान को वो अचीव करने के लिए पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स तय कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजिंग में क्या है, ड्यूटीज़ डिसाइड हो जाती हैं कि हाँ भाई तेरी ये ड्यूटी है, और कोई भी बंदा आएगा तो उसकी ये ड्यूटी होगी, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। स्टाफिंग में हम क्या है, जो भी ड्यूटीज़ डिसाइड किए उसमें हम बंदे फिल करते हैं। डायरेक्टिंग में क्या है, अब एक्शन लेते हैं डायरेक्टिंग में कि जो भी बंदे फिल किए हैं उनसे क्या है काम करवाना है। काम करवाने के तहत कोई भी मोटिवेशन, गाइडेंस, कुछ भी ज़रूरत पड़ती है तो वो देते हैं हम डायरेक्टिंग में। अब कंट्रोलिंग में क्या है भाई, काम वाम तो चल रहा है ठीक है, कंट्रोलिंग में हम भाई टारगेट्स देखेंगे या ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। हाँ भाई ये हमारे ऑब्जेक्टिव थे, तो काम उस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि ऑब्जेक्टिव अचीव हो पा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के कि नहीं हो पा रहे हैं। और चेक करने के साथ साथ करेक्टिव एक्शंस भी लेना ताकि वो ऑब्जेक्टिव आके अचीव हो पाए, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा टॉपिक था ये, अच्छा बोल सकते हैं इसे। तो अगर एग्जाम में आता है तो भाई मस्त भर के लिख देना, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चिल मार के करो, ऐसे रट्टे लगाने वाली कोई सीन नहीं है, समझ के करोगे बहुत मज़ा आएगा समझने में, ठीक है। तो अगर अभी भी कोई डाउट होते नीचे कमेंट सेक्शन तो पढ़ा ही है, यूट्यूब चला रहे हो यार, कमेंट सेक्शन तो पता ही होगा, कमेंट सेक्शन में जाके लिखो। लाइक हो गई होगी अब तक वीडियो, नहीं हुआ तो जाके लाइक मारो, और सब्सक्राइब हो ही जाना चाहिए चैनल, आपको पता ही है भाई, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।